नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एन एंड एफ हुक्स। इन हुक्स को फाइनल हुक्स भी हम बोलते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सीरियल वाइज चलेंगे, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है एन एंड एफ हुक्स। इन हुक्स को हम फाइनल हुक्स भी बोल देते हैं। फाइनल हुक्स का क्या मतलब होता है कि जो लास्ट में लगते हैं, किसी भी वर्ड के जो लास्ट में लगेंगे उसको हम फाइनल हुक बोलेंगे। जैसे कि हमने पीछे एक चैप्टर में आर और एल की हुक हमने की थी। जैसे सपोज करो मैं वर्ड लिख रहा हूँ प्रे, तो उसको मैं लिखूँगा ऐसे। अगर मैं वर्ड लिख रहा हूँ प्ले तो उसको मैं लिखूँगा ऐसे। आप देखोगे ये जो वर्ड है पी, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे एल की हुक लगी है और यहाँ पे आर की हुक लगी है, पर ये कहाँ पे लगी है? स्टार्टिंग में। तो इनको स्टार्टिंग हुक्स हम बोल देते हैं। और जो आज का चैप्टर है वो है एन एंड एफ हुक्स। तो ये कहाँ पे लगेंगी? ये लगेंगी लास्ट पे। जैसे यहाँ पे ये पी वर्ड जो ख़त्म होता है तो इसके जो लास्ट में हम हुक लगाएंगे वही वाला हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे जी चैप्टर है एन एंड एफ हुक्स, तो पहले हम बात करेंगे एन हुक की। तो पहले तो ये जान ले, जो एन की हुक है वो राइट मोशन से लगेगी। जैसे पिछले चैप्टर में मैं आपको बताया था कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक राइट मोशन और लेफ़्ट मोशन। जो एन की हुक होगी, जो फाइनल हुक होगी, वो वर्ड के लास्ट में लगेगी, पर लगेगी कैसे? राइट मोशन से। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, इसको हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल वर्ड है बैन। तो ये मैंने जैसे बोला कि राइट मोशन से लिखना है एन को, तो मैंने लिखा बी और एन की यहाँ पे हुक लगा दी। अगर आप राइट मोशन से आप देखोगे, मैं यहाँ से आके इस तरफ को गया हूँ तो ये जो है राइट मोशन से लग गई। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आप हुक लगा दोगे राइट मोशन से तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी। आपको एन जो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे एक स्मॉल हुक लगा सकते हो जो कि एन की साउंड देगी। ये हुआ बैन। ऐसे ही नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टोन। तो ये हुआ टो, यहाँ पे राइट मोशन से मैंने हुक लगा दी, यहाँ पे गो वाला बॉबल लगा दिया, सेकंड प्लेस पे लिख दिया टोन। अब देखोगे इसके भी जो राइट मोशन से मैंने हुक लगाई है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है एन को। ऐसे ही वर्ड है चेन, तो मैंने यहाँ पे लिखा चे और एन, यहाँ पे गो मे वाला बॉबल लगा दिया चेन। ऐसे ही क्वाइन, यहाँ पे मैंने डिप्थोंग लगाया है। रेन, आप देखोगे ऐसे लिखते हैं रे, ये हुआ रे। अगर इसके लास्ट में मैं हुक लगा दूंगा तो ये हो जाएगा रेन। ऐसे आपको आउटलाइन बनानी कैसे है? ऐसे बाद में आपको लगाना है बॉबल। रेन, होन, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे जो सभी जो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे के है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे टी और आर और चे और एच, तो इनके लास्ट में मैंने एक हुक लगाई है राइट मोशन से, तो वो रिप्रेजेंट करती है एन को। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिखा है सिमिलर टू आर हुक। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखोगे जो आर हुक है, जैसे यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड है ब्रेन, अगर मैं इसको लिखूँ ब्रे, ये हो जाएगा ब्रे। और जैसे मैंने बताया आज का चैप्टर है कि लास्ट में अगर हम हुक लगा दे राइट मोशन से तो वो एन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हुआ ब्रेन। अभी इसको सिमिलर क्यों लिखा है?
सिमिलर इसलिए लिखा है कि जिस तरफ आर की हुक लगती है उस तरफ एन की हुक लगती है, इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने आपको याद ताकि रह जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिमिलर टू आर हुक। जिस जिस तरफ वर्ड के, जैसे ये बिफोर साइड पे लगते हैं तो ये भी बिफोर साइड पे अगर हुक लगेगी तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी। ये वर्ड हुआ ब्रेन। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन। तो ये हुआ ट्रे और यहाँ पे लास्ट में हुक लगा दी आर वाली साइड पे, तो वो हुआ एन को रिप्रेजेंट करेगी और वर्ड बन जाएगा ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है क्रेन। ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे क्रेन, ठीक है। इसके भी आर वाली साइड हमने लिखा, तो आपको ये याद रखना है जिस साइड पे हम आर लिखते हैं उसी साइड पे अगर स्टार्टिंग में लिख दें तो आर है और लास्ट में अगर फाइनल हुक लगा दें तो वो क्या है, वो है एन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको, ये मैंने यहाँ पे एक रेड कलर में एक लाइन लिखी है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। स्मॉल फाइनल हुक रिटन इनसाइड द कर्व्स एड्स एन टू ऑल कर्व्ड स्ट्रोक्स, राइट। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अभी जो हमने ये वाली हुक की, हमने एन की हुक की, तो ये हमने कहाँ पे की, स्टेट स्ट्रोक्स में। दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक तो स्टेट्स होते हैं, स्टेट स्ट्रोक्स होते हैं, और एक होते हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स। तो हमने स्टेट स्ट्रोक्स की बात कर ली, अभी हम बात कर रहे हैं कर्व्ड स्ट्रोक्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल फाइनल हुक रिटन इनसाइड द कर्व्स एड्स एंड टू ऑल कर्व्ड स्ट्रोक्स। जितने भी कर्व्ड स्ट्रोक्स होंगे उसकी इनसाइड पे अगर हम एक स्मॉल हुक लगा देंगे फाइनल पे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन को। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है फेन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड एफ। तो एफ क्या है, आप देखोगे यहाँ पे एक कर्व बन रहा है, ये स्टेट स्ट्रोक्स नहीं है, ये है कर्व्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्व्ड स्ट्रोक की इनसाइड पे फाइनल में अगर आप कोई स्मॉल हुक लगा दोगे तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एफ जो है कर्व्ड स्ट्रोक है, इसकी इनसाइड ये वाली है, ये वाली इनसाइड है और ये वाली आउटसाइड है। तो इनसाइड पे हमने फाइनल में, फाइनल कौन सा हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे फाइनल हुआ, तो इसमें हमने स्मॉल हुक लगानी है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन को। तो ये वर्ड है फेन, तो हम इसको लिखेंगे फेन, ठीक है। तो ये एन को रिप्रेजेंट करेगी ये वाली हुक अगर फाइनल में लग रही है, इनसाइड पे लग रही है कर्व्ड स्ट्रोक के। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है थिन, इसको भी हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अभी आप देखोगे जो यहाँ पे मैंने लिखा इथ लिखा, और ये कर्व्ड स्ट्रोक है और इसकी इनसाइड पे और फाइनल पे मैंने एक हुक लगा दी स्मॉल, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एन को, तो वर्ड हुआ थिन। ऐसे ही असाइन, साइन, यहाँ पे भी आप देखोगे ये कर्व्ड स्ट्रोक है एस, और इसकी इनसाइड पे फाइनल पे मैंने हुक लगाई और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एन को, ये हुआ वर्ड असाइन। ऐसे ही बाकी के भी वर्ड हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शाइन, मून, लीन। अभी आप देखोगे ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं और इनकी इनसाइड पे फाइनल पे मैंने हुक लगाई है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एन को। दैट्स इट। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अ स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन एड्स एफ और वी टू ऑल स्टेट स्ट्रोक्स। तो ये टॉपिक क्या है, जैसे हमने ऊपर बात की थी, पहले देखते हैं टॉपिक क्या है आज का, एन एंड एफ हुक्स। हमने एन की जो बात कर ली कि अगर आप राइट मोशन से फाइनल में हुक लगाओगे, स्मॉल हुक लगाओगे, तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी। जिस स्टेट में बात कर ली एन की, ऐसे ही कर्व्ड में हमने बात कर ली एन की। तो अभी हम बात करेंगे एफ की। एफ की पहले बात करेंगे हम स्टेट स्ट्रोक्स में, उसके बाद करेंगे कर्व्ड स्ट्रोक्स में, ठीक है। तो अभी जो ये हम कर रहे हैं एफ और वी हुक
किस में, स्टेट स्ट्रोक्स में। अ स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय अ लेफ्ट मोशन एड्स एफ और वी टू ऑल स्टेट स्ट्रोक्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टेट स्ट्रोक होगा उसके फाइनल में हमने लेफ्ट मोशन से अगर कोई हुक लगा दी वो एफ या वी को रिप्रेजेंट कर देगी। जैसे ये भी सेम है, यहाँ पे भी हम फाइनल हुक लगा रहे हैं स्टेट स्ट्रोक में, पर वो किससे लगा रहे हैं, राइट मोशन से। अगर आप राइट मोशन से लगाओगे इस साइड पे, जिस साइड पे हम आर लिखते हैं तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी, और जिस साइड हम एल लिखते हैं, जैसे ये एल है लेफ्ट मोशन से, तो उस साइड आप अगर आप इस साइड पे हुक लगाओगे तो वो एफ और वी दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। यही हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बफ, तो इसमें आप देखो एक बी वर्ड है इसमें, तो बी क्या है, स्टेट स्ट्रोक, तो उसके मैंने लास्ट में फाइनल में एक लेफ्ट मोशन से ये हुक लगा दी, तो ये हुआ बफ। अभी आप देखोगे अगर इस साइड पे ये हुक होती, इस साइड पे अगर हुक होती तो वो एन को रिप्रेजेंट करती है, और इस साइड पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ को। आपको याद रखना है जिस साइड पे आर लगता है उस साइड पे एन लगता है, और जिस साइड पे एल लगता है वहाँ पे एफ और वी दोनों में से कुछ भी लग सकता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। वर्ड जो नेक्स्ट है वो है टफ। टफ, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट मोशन से लगाई है हुक, जो है फाइनल पे लगाई है, तो ये एफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसको मैं राइट मोशन से लगाता तो ये वर्ड होता टोन, क्योंकि इस साइड, ये जिस साइड हम आर लिखते हैं उस साइड अगर ये हुक लगेगी तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी, जैसा कि हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो ये हुआ टोन और ये हुआ टफ। ऐसे ही चेफ, चेफ इसको भी मैं लेफ्ट मोशन से लिखूंगा, मे वाला बॉबल लगा लिया, तो ये हुआ चेफ। अगर इसी को मैं राइट मोशन से लिखता ऐसे तो ये वर्ड होता चेन, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मोशन का ध्यान जरूर रखना है आपको, लेफ्ट मोशन है या राइट मोशन है। अगर आप लेफ्ट मोशन से फाइनल हुक लगाओगे तो वो एफ और वी को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप राइट मोशन से फाइनल हुक लगाओगे तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के ये जो टॉपिक है जो हमने किया एफ और वी, अभी आप देखोगे इसमें बफ, बफ जो वर्ड है ये एफ से रिलेटेड है, टफ भी एफ है इसमें आया है, चेप में भी एफ आया है, यहाँ पे वी का यूज़ नहीं हुआ, तो इसके लिए उसको भी समझाने के लिए हमने कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड है केब, तो लगनी वैसी सेम है जैसे एफ वाली हुक लगती है, वो एफ और वी दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, लेफ्ट मोशन से लगा देनी है। ये है केव, यहाँ पे यूज़ हुआ वी का। रेव, ये मैंने लेफ्ट मोशन से लिखी, अगर इसी को मैं राइट मोशन से लिख देता तो ये वर्ड होता रेन। वर्ड हमें क्या चाहिए, रेव, तो हम कैसे लगाएंगे, लेफ्ट मोशन से। नेक्स्ट वर्ड है हाइव, हाइव, ठीक है, इसको भी मैंने लेफ्ट मोशन से लिख दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी को। एफ वाले वर्ड में पहले करवा चुका हूँ, ये वी वाले एग्जांपल हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और आगे छोटा सा टॉपिक लिखा है सिमिलर टू एल हुक, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं, इसका मतलब यही है कि जिस साइड पे एल की हुक लगती है उसी साइड पे एफ और वी की हुक लग जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको। जैसे ये वर्ड है ब्लफ, तो यहाँ पे हमने ऐसे वर्ड चूज़ किए हैं यहाँ पे एल और एफ दोनों का यूज़ हो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दोनों एक ही साइड पे लग रहे हैं। ये हुआ ब्लफ। क्लिफ, क्लिफ, अभी आप देखोगे यहाँ पे एल वाली हुक ऊपर लगी है तो ये भी ऊपर लगी है, दोनों एक की साइड पे लगे हैं। ग्लोब, 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 जी को एल की हुक और वी की हुक, फाइनल में वी और एफ का काम करेगी और स्टार्टिंग में एल का काम करेगी लेफ्ट मोशन से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमने एफ और वी की जो बात की थी वो की थी स्टेट स्ट्रोक्स में, जैसे हमने एन की बात की थी कर्व्ड स्ट्रोक्स में, वैसे ही हम अभी बात करेंगे एफ और वी की कर्व्ड स्ट्रोक्स में। कर्व्ड स्ट्रोक्स में हम एफ और वी को कैसे लिखते हैं,
तो यहाँ पे हमने रेड कलर में एक लाइन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स, देयरफॉर द स्ट्रोक एफ और वी मस्ट always be employed if f or v follows a curved stroke। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू अ कर्व्स। जो कर्व स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे हमने पहले टॉपिक में कर लिया है कि कर्व स्ट्रोक के अगर आप लास्ट में फाइनल पे एक स्मॉल हुक लगा दोगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एन को। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जो कर्व स्ट्रोक होता है उसकी दो साइड्स तो होती नहीं, उसकी एक ही साइड होती है। इन साइड पे ही हम कुछ लगा सकते हैं, तो इन साइड पे हमने हुक ऑलरेडी लगा चुके हैं जो एन को रिप्रेजेंट करती है। तो एफ और वी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे लिखा है कि एफ और वी के लिए कर्व स्ट्रोक्स में कोई भी हुक नहीं होती। अगर किसी स्ट्रोक के बाद कर्व स्ट्रोक आता है, अगर एफ और वी के बाद कोई कर्व स्ट्रोक आता है, तो हम क्या करेंगे? एफ और वी की हुक का इस्तेमाल नहीं वहाँ पे कर सकते हम। जो एफ और वी का स्ट्रोक है, जो पूरा कॉन्सोनेंट है, वो वहाँ पे लिखेंगे। वहाँ पे हम हुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्व स्ट्रोक की इन साइड पे ही हम लिख सकते हैं। एक ही साइड होती है, उसकी इन साइड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, चाहे हम स्टार्टिंग में लगा दें, चाहे हम फाइनल पे लगा दें। साइड एक ही होती है, तो एक जो साइड होती है फाइनल वाली, वो हमने लगा दी है, वहाँ पे एन को रिप्रेजेंट कर रही है। पर एफ और वी हम वहाँ पे पूरा लिखेंगे। एक यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है फाइन, तो फाइन को मैं कैसे लिखूँगा? इसको मैंने लिखा फाइन। अभी आप देखोगे इसके फाइनल में मैंने एफ क्या है, एक कर्व्ड स्ट्रोक है, इसके इन साइड पे फाइनल में मैंने एक हुक लगा दी, स्मॉल हुक लगा दी। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एन को। फाइन लिख दिया। अगर मैंने लिखना है 5, तो भी आप देखोगे जो एफ है, एफ एक को कर्व्ड स्ट्रोक है, और इसकी इन साइड पे ही हम हुक लगा सकते हैं, और लगानी भी फाइनल पे है, क्योंकि एफ और वी की जो हुक होती है वो फाइनल पे लगती है, इनको फाइनल हुक बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम कहाँ पे लगाएंगे? इस साइड तो हम लगा नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जो अगर जो कर्व स्ट्रोक के बाद एफ और वी आता है, तो हम क्या करेंगे? जो एफ और वी है उसको पूरा लिखेंगे। वहाँ पे हम जो हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस में? कर्व्ड स्ट्रोक के केस में। जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट मोशन से। तो ये है फाइन। तो 5 को कैसे लिखेंगे? 5। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एफ लिखा, आई वाला डिप्थोंग लगाया, और उसके बाद वी लिखा। वी मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हुक लगा देता, स्मॉल हुक लगा देता फाइनल में, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता फाइन। हमें चाहिए 5, तो इसको हम पूरा लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है लाइन, लाइन लाइव। अभी इसके भी एल क्या है? एक कर्व्ड स्ट्रोक है। इसके हम इनसाइड पे फाइनल पे अगर कोई हुक लगाएंगे तो वो एन को रिप्रेजेंट करेगी, पर हमें लगाना है वहाँ पे अगर वी की साउंड हमें चाहिए, तो हम वो स्ट्रोक पूरा लिख देंगे। वहाँ पे हम हुक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एम्प्लॉयड की हुई है किसके लिए? एन के लिए। तो लाइव में क्या हुआ? वी हमने पूरा लिख दिया। ऐसे ही वर्ड है नाइन, यहाँ पे हुक लगा दी फाइनल में, कर्व्ड स्ट्रोक है। और नाइफ, नाइफ में हम क्या करेंगे? एफ को पूरा लिख देंगे। अभी आप देखोगे जो वी है, वी और एफ, इसको एफ और वी को हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है मून, इन साइड पे लगा दिया फाइनल पे मून। अगर मूव लिखना है तो वी की साउंड चाहिए, लास्ट में हम जो हुक तो लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे मूव। तो ये हुई एग्जांपल। अगर आपको एन की साउंड चाहिए फाइनल पे कर्व स्ट्रोक के इनसाइड पे, तो आप हुक लगा दोगे। अगर एफ और वी की चाहिए तो आप पूरा लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन दी वर्ड एंड्स विद ए वॉवल साउंड बिकॉज ए फाइनल वॉवल रिक्वायर्स ए फाइनल स्ट्रोक। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस लाइन का मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। अगर कोई भी
आप वर्ड जो वो लिख रहे हो, अगर उसके लास्ट में जो वर्ड है, जो कॉन्सोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके भी लास्ट में अगर कोई वॉवल की साउंड आ रही है तो हमें वॉवल की साउंड लगाने के लिए वहाँ पे स्ट्रोक पूरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हुक लगा देंगे और फिर वॉवल लगा देंगे, क्योंकि वॉवल अगर लगाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रोक पूरा चाहिए। तो इस लाइन का मतलब क्या है, फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्ड एंड्स विद ए वोवल साउंड। अगर तो हम वहाँ पे फाइनल जो हुक है, मतलब कि एफ और वी की और एन की हुक हम वो नहीं लगा सकते अगर लास्ट में वोवल की साउंड है, क्योंकि वोवल की साउंड के लिए हमें जो फाइनल स्ट्रोक मतलब कि पूरा स्ट्रोक चाहिए होता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे वर्ड है यहाँ पे पेन, तो आप पेन पे देखोगे कोई भी वर्ड है वो दो ही तरीके से एंड हो सकता है, या तो वो वर्ड से या मतलब कि कॉन्सोनेंट से एंड होगा, या फिर वो वोवल साउंड से एंड होगा। अगर वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो आप हुक का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो वोवल साउंड से एंड हो रहा है तो आप हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें वहाँ पे स्ट्रोक पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको वोवल जो लगाना पड़ेगा। तो ये है पेन। आप देखोगे कॉन्सोनेंट से एंड हुआ तो हम क्या करेंगे, पी में फाइनल हुक लगा देंगे राइट मोशन से, तो ये हुआ पेन। अभी जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेनी। अभी आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो एन से एंड नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट से एंड नहीं हो रहा है, ये वोवल पे एंड हो रहा है। मैंने आपको बताया जब वोवल पे एंड होगा तो आपने क्या करना है, आपको जो स्ट्रोक है वो पूरा लिखना है, फिर उसको वोवल का जो साइन है वो लगाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे तो कर लिया क्योंकि लास्ट में स्ट्रोक था, यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे करेंगे पी एन और यहाँ पे वोवल। अब देखोगे मैंने यहाँ पे एन की हुक का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा एन लिखा और उसको जो वोवल लगा दिया, क्योंकि वोवल लगाने के लिए स्ट्रोक हमें चाहिए ही चाहिए है। नेक्स्ट वर्ड है पफ। पफ में एफ आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट मोशन से लिख देते हैं पफ। और जो ये वर्ड है आप देखोगे एफ से ये वर्ड एंड हो रहा है, तो इस पे हम हुक लगा सकते हैं। पर नेक्स्ट वर्ड है पफी, यहाँ पे वोवल्स की साउंड आ गई तो यहाँ पे हम हुक पे नहीं एंड कर सकते, वर्ड पूरा लिखना पड़ेगा पफी। तो ये मैंने एफ को ई का जो वोवल का साइन है वो लगा दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर लास्ट में वोवल है तो स्ट्रोक पूरा लिख के वोवल लगा देना है। ऐसी वर्ड है फन। फन, फनी, यहाँ पे भी एन की हुक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लास्ट में वोवल आया, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया एन को और वोवल लगा दिया। मैन, एन से एंड हो रहा है, एन क्या एक स्ट्रोक है, अगर लास्ट में स्ट्रोक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर लास्ट में स्ट्रोक है तो हम हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लास्ट में वोवल है तो हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। मैनी, यहाँ पे वोवल आ गया तो यहाँ पे मैंने एन पूरा लिख दिया, मैनी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एल एन एंड श एन। जो दो हमारे पास वर्ड होते हैं, एल होता है, एक श होता है, और उसको हमने उसके साथ एन को वो ज्वाइन करना है। यहाँ पे पहले हम ये जो रेड कलर में हमने टॉपिक लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, द हुक्ड फॉर्म्स एल एन एंड एस एच श एन when joined to another stroke may be written upward और downward। ये बोल रहा है कि अगर L को N की हुक लगाएंगे और श को N की हुक लगाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे अनदर स्ट्रोक, किसी और स्ट्रोक के साथ उसको ज्वाइन करेंगे, तो वो मे बी रिटर्न अपवर्ड और डाउनवर्ड। वो सिचुएशन के हिसाब से वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी लिखा जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको टॉपिक ये समझ में आ जाएगा। जैसे जो यहाँ पे वर्ड लिखा है गैलन, गैलन में मैंने जी लिखा और एल को एन की हुक लगा दी और यहाँ पे वोवल लगा दिया, गैलन। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने अपवर्ड में इसको लिख दिया और एल को एन की हुक लगा दी,
इसी की हम बात कर रहे हैं, एल को एन की हुक, इसको मैंने कैसे लिखा, अपवर्ड। ऐसे ही मेलन वर्ड है, मेलन में भी मैंने एल को अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉलन। फॉलन में देखोगे आप मैंने एफ लिखा है और एल को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख के उसमें एन की जो हुक वो डाली है। उसका कारण क्या है कि अगर आप इसको एफ लिख के ऊपर की तरफ एल लिखोगे और हुक डालोगे तो यहाँ पे आके आपका जो हाथ है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। और स्टेनो का एक रूल है कि ईजियर ज्वाइनिंग को आपने हमेशा जो इम्पोर्टेंस वो देनी है। ईजियर ज्वाइनिंग करने के चक्कर में अगर आप कोई रूल तोड़ना चाहते हो वो भी तोड़ सकते हो, पर वो ईजिली लिखा जाना चाहिए, ईजी आउटलाइन बननी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे अगर एफ के साथ में एल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखता हूँ, दोनों मैं लिख के बताऊँगा आपको, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ईजिली लिखा जाएगा। जैसे देखो ये लिखा फॉलन, अगर मैं इसको लिखूँ फॉलन तो आप देखोगे यहाँ पे आगे मेरा हाथ रुक गया। तो ये टॉपिक भी यही है कि सिचुएशन के हिसाब से हम एल एन और एस एच एन को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो इजीली पड़ता है ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। तो ये वाला सही है, आपको ये अपवर्ड में नहीं लिखना, डाउनवर्ड में एल एन लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एनी लाइन। एनी लाइन में भी आप देखोगे कि ईजियर ज्वाइनिंग के चलते मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो यहाँ पे आगे मेरा हाथ रुकता, तो फिर ऐसे में लिखता तो हाथ नहीं रुकना चाहिए। इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ एनी लाइन, ठीक है। ये इजीली डल गया, इसलिए हमने एल एन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख लिया। ऐसे ही अभी एग्जांपल है श की सिचुएशन में ये नीचे को एस एच मैंने डाला और एन की हुक डाल दी, यहाँ पे इजीली पढ़ रहा है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक्सटेनुएशन। इसमें आप देखोगे कि इसमें एन ऊपर जा रहा था और एस एच एन भी ऊपर अगर हम लिखेंगे तो वो ईजिली डलेगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ये एन जा रहा है आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे लिखोगे तो लिखा नहीं जाएगा, वहाँ पे हाथ आपका रुकेगा। ईजियर ज्वाइनिंग के चलते ये भी हमने ऊपर को लिख दिया। बस आपको समझना ये है कि जो एल एन और एस शो एन, अगर इसको आप सिचुएशन के हिसाब से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हो, यही इस टॉपिक का मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स यूज्ड मीडियली। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो साउंड होती है वो एन या एफ की जो साउंड होती है उसका हमने इस्तेमाल करना है। अगर वो मिडल में आती है तो आप वहाँ पे भी हुक का जो इस्तेमाल मिडल में कर सकते हो। उसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वर्ड है प्लेंटी। अब देखोगे प्लेंटी, यहाँ पे मैंने फाइनल पे ये हुक लगा दी एन की और टी नीचे लिख दिया, वरना अगर ये हुक का इस्तेमाल ना करता तो मेरी आउटलाइन लंबी हो जाती। कैसे लिखता, प्लेन टी। इसे लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा और इसको लिखने में बिल्कुल थोड़ा समय लगा, देखो इसलिए मैंने लिख दिया। तो आप इसके मिडल में, जैसे मिडल में एन आ रहा था तो इसकी जगह पे आप हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऐसे ही सारे के सारे ये एग्जांपल हैं। एजेंट एन की हुक लगा दी फाइनल पे, जे के फाइनल पे लगा दी और टी नीचे लिख दिया। सडननेस, अभी आप देखोगे सडन मैंने लिखा है सडन स ड न, यहाँ तक सडन हो गया। और ये क्या है, नेस, यहीं से मैंने एन को निकाल दिया और यहाँ पे नेस लिख दिया। अभी आप देखोगे डी और एन के मिडल में क्या मैंने हुक का इस्तेमाल कर लिया, एन की हुक, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है पुनिश। यहाँ पे भी मैंने जो हमारा इश होता है और पी होता है उसके बीचों बीच मैंने मिडल में एन की हुक का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही पेनफुल, यहाँ पे भी मिडल में आ गई। डिफेंस, यहाँ तक हमने बात की थी एन की, और यहाँ पे हमने एफ की जो हुक है, मैंने क्या बोला, जो हुक्स होती है एन और एफ और वी की हुक होगी उसको हम मिडल में भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी डिफेंस में ये देखोगे आप एफ की जो हुक है उसको मैंने बीच में मिडल में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैंने पूरा एफ नहीं लिखा, हुक का ही इस्तेमाल कर लिया, वो इजीली डल गया। डिफेंस। डिवाइड, यहाँ पे वी की हुक का यूज़ कर लिया मिडल में, नहीं तो मुझे लिखना पड़ता डी वाई, ऐसे लिखना पड़ता है। ये आउटलाइन लिखने में मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हाथ भी रुकेगा, इसलिए इसको मैं इजीली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो इसी वजह से इसको मैंने मिडल में इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही है रेफर, यहाँ पे एफ की जो हुक है उसका इस्तेमाल कर लिया मिडल में यहाँ पे। ऐसे ही ग्राफिक, यहाँ पे भी एफ की हुक का इस्तेमाल कर लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आउटलाइन आपकी लंबी जा रही है तो आप मिडल में एफ, वी और एन की जो हुक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो लास्ट हमारा टॉपिक है, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक टॉपिक और है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रोक्स। जैसे इस टॉपिक में मैंने अभी अभी बताया कि मिडल में आप क्या कर सकते हो, जो हुक्स का वो इस्तेमाल कर सकते हो, पर कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं यहाँ पे आप जो हुक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको जो वर्ड है वो पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा वर्ड होता है यहाँ पे जो हुक डालना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रोक को पूरे का पूरा लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ब्रांडी, ब्रांडी, तो मैंने यहाँ पे एन पूरा लिखा है। अगर आप हुक डालोगे यहाँ पे, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, ब्रांड डी, तो ये मैंने बहुत ही स्लो लिखा है, लेकिन जब आप पूरी स्पीड पे लिखोगे तो यहाँ पे हुक डालना वो मुश्किल हो जाएगा। मे बी ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए और ये ऐसे करके ज्वाइन हो जाए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सा वर्ड लिखा है। इससे बेटर है कि हम ये जो एन है उसको पूरे का पूरा लिख लेते हैं। जैसे कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है एजेंसी, इसमें भी मैंने जो जे, एन और एस, और ये मैंने लिखा है, यहाँ पे बॉबल भी लगाया है। तो इसको ऐसे लिखना ईजी है, ईजियर ज्वाइनिंग को आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है। जैसे ये एन है, सपोज करो जैसे मैंने ऊपर के टॉपिक में बोला कि आप जो मिडल में जो हुक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो उसको कैसे लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा जे, और एन की हुक मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया तो मुझे लिखना है अभी एस, तो एस डलता है ऐसे, तो अभी मैं एस कैसे डालूँ यहाँ पे, तो ये तो ज्वाइन हो गया, तो ये वर्ड कुछ और ही बन गया, ये बन नहीं पाएगा। इसीलिए इस ऐसे केसेस में हमने क्या किया, जो एन है वो पूरा लिख लिया, यहाँ पे हुक का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको वहीं पे करना है जहाँ पे वो इजीली लिखा जा सके। जैसे ये वर्ड्स की मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरे का पूरा जो स्ट्रोक है वो लिखेंगे। ऐसे ही सारे एग्जांपल हैं। सडनली, सडनली में भी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे एन है और एल है और एस का सर्कल और डी, इसको मैंने एन को पूरा लिखा है, मिडल में मैंने एन की हुक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इसको चाहूँ कि मिडल में मैं लगा के देख लेता हूँ, आप भी सोचोगे कि मिडल में क्यों लगाया, तो मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ एन की हुक क्या होता है। सडन, एन की हुक इधर लगेगी। अभी मैंने लिखना है ली, अभी ली डालने के लिए या तो मुझे एल ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं बनती, या तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये सर्कल ज्वाइन हो गया और एन की हुक हमें दिख ही नहीं रही। और ऐसे कोई वर्ड होता नहीं कि यहाँ पे हुक लगा के आप नीचे को लेके आओगे, ये भी सेंसलेस जो वर्ड वो बन गया। इसलिए यहाँ पे मैंने एन को पूरा लिखा है, आपको भी पूरा ही लिखना है। पेनलेस, ऐसे ही ये सारे एग्जांपल हैं, पेनलेस में भी और रिव्यूअर में भी और ग्रेविटी में भी। यहाँ पे भी क्योंकि जैसे ये देखो वर्ड है ग्रेविटी, यहाँ पे वी का मैंने पूरा इस्तेमाल किया है, पूरा स्ट्रोक लिखा है। अगर मैं यहाँ पे हुक लगाने की कोशिश करूँ तो जो हुक है वो लगेगी यहाँ पे। अभी मुझको टी लिखनी है, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आऊँगा फिर यहाँ पे टी लिखूँगा, वो तो बात नहीं बनेगी। तो यहीं से मुझे टी ऐसे लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या है, ये एस का जो सर्कल वो बन गया। तो यहाँ पे बी तो दिख ही नहीं रही, बी की जो हुक वो दिखनी चाहिए, या तो हुक दिखे या तो वर्ड दिखे, इसीलिए इसको भी मैंने ऐसे लिखा है। ऐसे ही वर्ड है रिव्यूअर, अगर मैं इसको री के बाद मैंने वी की हुक लगाती तो यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं जो डाउनवर्ड आर है वो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे लिखूंगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको आर को अपवर्ड डायरेक्शन में डाल दूंगा तो ये रेफर बन जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वी को पूरा लिख देंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, पहले ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द हुक एन एंड डाउनवर्ड आर यूज्ड फॉर
the representation of the final syllable NER when following a straight upstroke. In all other cases, the syllable is represented by the sign N L hook. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो द हुक एन की हुक एंड डाउनवर्ड आर, इनका यूज द हुक एन एंड डाउनवर्ड आर आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनल सिलेबल NER। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि NER नर, इसकी जो साउंड है इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम एन की हुक लगा लें और आर को डाउनवर्ड लिख दें तो ये साउंड आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एन पूरा लिख दिया और आर की हुक लगा दी, दोनों की जो साउंड है वो NER की ही आएगी और जो स्टेनो होती है वो साउंड बेस होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक में कह क्या रहा है, इस टॉपिक में कह रहा है कि अगर कोई स्टेट अप स्ट्रोक है, अगर कोई स्टेट अप स्ट्रोक है, अभी स्टेट और अप स्ट्रोक कौन से हैं, एक होता है आर देखो स्टेट है और अप भी है, एच भी है और डब्ल्यू है। ये क्या है, ये स्टेट भी है और अपवर्ड डायरेक्शन में, इनको स्टेट अप स्ट्रोक्स बोलते हैं तीनों को। अगर ये हैं तो इसके बाद आपको NER की साउंड चाहिए। स्टेट अप स्ट्रोक के बाद अगर आपको ये वाली साउंड चाहिए तो आपको क्या करना है, इसके फाइनल में एन की हुक लगानी है और जो आर है उसको डाउनवर्ड ऐसे लिख देना है। अगर स्टेट अप स्ट्रोक के फाइनल में आपको एन की साउंड चाहिए, NER की साउंड चाहिए स्टेट अप स्ट्रोक के बाद, तो आपको क्या करना है, एन की हुक लगानी है और आर को डाउनवर्ड लिखना है। अगर ये केस नहीं है, मतलब कि स्टेट अप स्ट्रोक नहीं है, उसके अलावा आपको कहीं पे भी NER की साउंड चाहिए तो आपको कैसे लिखना है, एन पूरा लिख देना है और जो आर की हुक लगा देनी है। तो ये तो हुआ टॉपिक, इसको एक एग्जांपल से जो समझ लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे मैंने वर्ड लिखा है, पहले ये वाला, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, दो तरह के एग्जांपल हैं ये वाले। पहले मैं करना चाहूँगा नीचे वाली, यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने रनर, वर्ड लिखा है रनर, और इसमें आप देखोगे मैंने एन की हुक जो लगाई है और आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। जो हमारा टॉपिक क्या था वो था कि अगर कोई स्टेट अप स्ट्रोक है, अभी आप देखोगे इसमें आर का यूज़ हुआ है, आर क्या है, स्टेट भी है और अप स्ट्रोक भी है। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर स्टेट अप स्ट्रोक है उसके बाद नर, ये देखो NER, ये वाली साउंड जिसकी हमने बात की थी, अगर ये वाली साउंड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, लास्ट में एन की हुक लगानी होगी और आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना होगा। ये हुआ रनर, ये भी यही केस है। विनर में भी आप देखोगे डब्ल्यू जो है वो स्टेट अप स्ट्रोक है और इसमें भी NER की साउंड आ रही है, तो इस केस में भी हमने हुक लगा दी और डाउनवर्ड आर लिख दिया। और यानर ये वर्ड है, इसमें भी NER की साउंड आ रही है, तो इसमें भी हमने फाइनल पे हुक लगा दी और डाउनवर्ड आर लिख दिया। इनके अलावा मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आर या स्टेट अपवर्ड स्ट्रोक है, उस केस में तो आपने ये वाला काम करना है, एन की हुक और डाउनवर्ड आर लिख देना है। इनके अलावा अगर कोई भी वर्ड है और आपको NER की साउंड चाहिए तो उस केस में आपको एन को आर की हुक लगा के ये वाली चीज़ यूज़ कर लेनी है। आप देखोगे एन और आर ये भी नर बन रहा है और ये भी एन और आर दोनों नर बन रहे हैं, पर स्टेट अप स्ट्रोक में आपको यहाँ पे जो हुक लगा के आर को डाउनवर्ड लिखना है और बाकी केसेस में ऐसे लिखना है। तो जो बाकी के केस बचे उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखी है। वर्ड है ओपनर, इसमें आप देखोगे अभी यहाँ पे पी है, पी का यूज़ हुआ है और पी क्या है, स्टेट स्ट्रोक तो है पर ये अप स्ट्रोक नहीं है, तो हमने यूज़ कहाँ पे करना है, रूल अप स्ट्रोक में। ये तो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदर केस आ गया तो यहाँ पे एन को आर की हुक लगा देंगे ओपनर। ऐसे ही ज्वाइनर, जे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे एन को आर लगा दिया। कीनर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो ये भी अप स्ट्रोक तो है नहीं, तो यहाँ पे भी मैंने एन को आर की हुक लगा दी। ऐसे ही है लाइनर क्या है,
ये अप स्ट्रोक है पर स्टेट नहीं है, हमें कौन सा चाहिए, स्टेट अप स्ट्रोक, स्टेट भी हो और अप स्ट्रोक भी हो, जैसे कि आर है, स्टेट भी है और अप भी है। तो यहाँ पे भी हमने एन को आर की हुक लगा के ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हो गए हैं। अभी इसमें एक बस ये जो होता है टॉपिक वो बचा है, जिसका नाम है एन एंड एफ हुक इन फ्रेसोग्राफी। हमने एन एंड एफ हुक का इस्तेमाल करना तो सीख लिया, और हम क्या करेंगे अभी इसका यूज़ सीखेंगे फ्रेसोग्राफी में कैसे करते हैं। फ्रेसोग्राफी का मतलब क्या होता है, फ्रेसोग्राफी का मतलब होता है जब एक से दो से ज़्यादा वर्ड को हम एक साथ ज्वाइन करके लिख देते हैं, उसको फ्रेसोग्राफी बोलते हैं, जो कि स्पीड बनाने में हेल्पफुल होती है। तो पहले हम यूज़ देखेंगे एन का। तो फ्रेसोग्राफी में जो एन को हम यूज़ कर सकते हैं बीन के लिए, ऑन के लिए और ऑन के लिए। ऐसे ही एफ और वी इनको यूज़ कर सकते हैं हैव के लिए और ऑफ के लिए। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लिखा है आई हैव बीन, तो लिखा आई हैव, ये हुआ आई और ये हुआ हैव और ये हुआ बीन। ये तीनों को ज्वाइन करके अगर हम जो लास्ट में, क्योंकि ये फाइनल हुक्स होते हैं तो फाइनल में ही ये लगेंगे, तो ये मैंने लिखा आई हैव को मैंने आई और हैव ये इकट्ठा कर दिया, और इसके लास्ट में मैंने फाइनल हुक मतलब कि इनसाइड द कर्व मैंने लगा दी फाइनल हुक। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन को। अगर यहाँ पे एन की हुक लगी है तो वो बीन के लिए यूज़ होगी, आई हैव बीन हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आई हैड बीन जो स्टेट स्ट्रोक है, इसके जो फाइनल पे स्मॉल हुक लगा दी हमने, तो आर वाली साइड पे ये एन की हुक होती है, तो ये बीन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे भी आई हैड और बीन, इन तीनों को एक साथ करके ज्वाइन करके ऐसे हम लिख सकते हैं आई हैड और बीन। इस एन को हम पढ़ेंगे बीन के लिए। ऐसे ही इसका हम जो यूज़ है वो देन के लिए भी कर लेते हैं। जैसे है ये लिखा है बेटर और लास्ट में हमने लगा दिया एन, तो ये हुआ बेटर देन। कैरिड ऑन, इसका इस्तेमाल हम ऑन के लिए भी कर लेते हैं, तो ये हुआ कैरिड और लास्ट में एन की हुक लगा दी, वो रिप्रेजेंट करेगी ऑन को, वो हुआ कैरिड ऑन। और इसका इस्तेमाल एन का जो है वो ऑन के लिए भी कर लेते हैं, तो ये हुआ वर्ड, इसके जो लास्ट में हमने लगा दिया कर्व स्ट्रोक में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑन को। वर्ड हुआ देयर ऑन। ऐसे ही इसमें भी ऑन का इस्तेमाल किया है। अवर जो होता है आर ऐसे पढ़ता है और इसमें लास्ट में एन लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगी ऑन, आवर ऑन। अभी जो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एफ और वी का यूज़, उसको हम ऑफ के लिए और हैव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे हैव के लिए यूज़। जैसे ये वर्ड है विच, अगर स्टेट स्ट्रोक के लास्ट में लग जाए तो ये हैव का भी काम दे देता है। जैसे ये वर्ड है विच और हैव ऐसे डलता है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे हुक लगा के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हैव को, विच हैव। ऐसे ही ये ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ये है आउट, और ये ऑफ के लिए हमने यहाँ पे एफ की हुक लगा दी, तो ये हुआ आउट ऑफ। ठीक है, तो ऐसे ही बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एन एंड एफ की जो हुक्स होती हैं उसको हम फ्रेसोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। एन का बीन, ऑन और देन के लिए, और एफ का हैव और ऑफ के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और बस अभी हम करेंगे ग्रामर लॉग। तो ग्रामर लॉग जो हैं, जैसे मैंने बताया था कि बुक में जो ग्रामर लॉग होते हैं वो एक ही वर्ड को कई वर्ड के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए मैं ग्रामर लॉग भी करवाता हूँ ताकि उनमें डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहला वर्ड है बीन, बी को एन की हुक लगा दोगे तो बीन, जे को एन की हुक लगा दोगे जर्नल। बुक में जर्नल और जर्नली को दोनों को सेम लिखा है, पर हमने डिफरेंस किया है इसमें। जर्नल आपको ऐसे सिंपल लिख देना, और जर्नली में यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, तो वो हो जाएगा जर्नली। विद इन में जो ऐसे इसके लास्ट में जो है इथ होता है, एक दी होती है, दी के आपको थर्ड प्लेस पे लिख के एन की हुक लगा देंगे, वो हो जाएगा विद इन। ऐसे ही इथ को एस का सर्कल लगा के लास्ट में एन की हुक लगा दें, वो हो गया साउदर्न। इसको ध्यान रखना है कि सेकंड प्लेस पे आपको लिखना है। नॉर्दर्न को एन को आर की हुक और
एन को ही एन की हुक फाइनल में लगा देनी है, तो दोनों हुक लगा देनी है और लिखना है कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे इसको लिख देना है, उसको हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न के लिए। बिहाफ जो है इसको बी को एफ की हुक हमने लगानी है, फर्स्ट प्लेस पे इसको लिखना है। पीछे भी एक चैप्टर आया था उसमें मैंने आपको बिलीव और जो बिलीफ में उसमें डिफरेंस बताया था, ऐसे ही जो फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे ये होगा बिहाफ, ठीक है। ऐसे ही है एडवांटेज, एडवांटेज में आपको डी को वी की हुक लगा देनी है, तो वो हो जाएगा एडवांटेज। डिफ़िकल्ट में आपको एफ़ की हुक लगा देनी है और इसको कहाँ पे लिखना है थर्ड प्लेस पे, तो ये हो जाएगा डिफ़िकल्ट। अगर डिफ़िकल्टी वर्ड आता है तो आप यहाँ पे डॉट लगा सकते हो। तो यहीं पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके वो पूछ सकते हैं। हम श्योरली आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।